नमस्कार। यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक सीरीज के अंतर्गत आज से हम देखेंगे हिंदी व्याकरण की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को। आपको ज्ञात होगा कि इससे पहले भी इसी से रिलेटेड मैं 3 वीडियोस डाल चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा हिंदी व्याकरण की, वहाँ पर आपको ये प्रश्न मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी रिवीजन के तौर पे मैं फटाफट सिर्फ प्रश्न को ही यहाँ पर उत्तर के साथ डिस्कस करूँगी। इसकी एक्सप्लेनेशन में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे पहले मुझे लगता है कि मैंने वो तमाम एक्सप्लेनेशन कर दी है जो महत्वपूर्ण थी और जो जरूरी थी। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न के साथ। वर्ण एवं वर्णमाला से जो जितने भी प्रश्न बनते हैं उन्हें देखेंगे। सबसे पहले जैसे निम्नलिखित में कंठ्य ध्वनि कौन सी होगी? द, भ, छ या फिर क। तो आपने देखा होगा कंठ्य ध्वनियों में क वर्ग के सारे व्यंजन आते हैं, तो क से लेके अंग तक। ठीक है, तो यहां पर भी विकल्प डी सही होगा। क कंठ्य ध्वनि है। उच्चारण स्थान के आधार पर हमने कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य में प्रत्येक वर्णमाला को बांट रखा है। प्रश्न 2 है, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है, वे कैसी ध्वनियां कहलाती हैं? नासिकीय ध्वनि, काकल्य स्पर्शी ध्वनि, घोष ध्वनि या फिर महाप्राण ध्वनि। तो देखिए, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा में से कंपन होता है, ऐसी ध्वनियां घोष ध्वनियां कहलाती हैं। विकल्प सी राइट। घोष ध्वनियों में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होता है तथा साथ ही 11 स्वर होते हैं और य, र, ल, व और ह ये भी घोष वर्ण होते हैं। ध का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओष्ठ, तालु, कंठ, दंत। तो ध का उच्चारण स्थान है दंत। आपने देखा होगा उच्चारण के आधार पर हिंदी में जो वर्ण है वो 45 है, जिनमें 10 स्वर है, 35 व्यंजन है। और यदि लेख के आधार पर पूछा जाए तो 52 वर्ण है, 13 स्वर और 35 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो व्यंजन वे ध्वनियां होती हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। और हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कुल 33 है। इनकी निम्नलिखित श्रेणियां हैं, जैसे कि हम स्पर्श, अंतस्थ, उष्म इस तरह के, तथा साथ ही ये जो वर्ग आप यहाँ पर देख रहे हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। राइट, तो इन सब के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं, तो आगे बढ़ेंगे फटाफट से। निम्नलिखित में से 2 वर्णों को अयोगवाह कहते हैं, लेकिन वे कौन से 2 वर्ण हैं जिन्हें हम अयोगवाह कहते हैं? अ और आ, अंग और री, आ और अह या अंग और आह। तो विकल्प डी अंग और आह, यही हिंदी वर्णमाला में 2 ऐसे वर्ण हैं जो अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह अर्थात ऐसे वर्ण जिनमें स्वर एवं व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, और हिंदी वर्णमाला में अंग, अनुस्वार एवं विसर्ग आह जो है वो अयोगवाह वर्ण है। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप क्या कहलाता है? तो वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप कहलाता है पद। ठीक है, क्योंकि देखिए सार्थक वर्ण या वर्णों के समूह को ही शब्द या पद कहा जाता है। निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी है? ख, क, ड या फिर थ। तो ख अघोष महाप्राण ध्वनि है। और आपको अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष इन सब के बारे में भी पता ही है ना? ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन हैं कौन से होंगे? अंतस्थ व्यंजन च, छ, ज, झ, त, थ, द, ध या प, फ, ब, भ या फिर य, र, ल, व। तो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं आपके य, र, ल, व। विकल्प डी सही उत्तर होगा। एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है किसमें? पापा, बाबा, मामा या फिर चाचा। तो चाचा में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, क्योंकि देखिए इसका सूत्र अगर हम देखें तो इचु यशा नाम तालु है, अर्थात तालव्य ध्वनि में ई, च, छ, ज, झ, य, श वर्ण आते हैं। ठीक, और ये जो यहाँ पर सूत्र दिए गए हैं ये इन्हीं उच्चारण ध्वनियों को याद करने के लिए बिल्कुल अच्छे से बनाए गए सूत्र हैं, जिनके बेस पर हम इनको
याद कर सकते हैं कि कौन सी कंठ्य ध्वनियां हैं, कौन सी तालव्य हैं, कौन सी दंत्य हैं। आगे देखेंगे इनको हम। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितनी स्वर और कितनी व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? 12 और 36, 12 और 35, 11 और 35 या 11 और 36? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः 11 और 35 व्यंजन ध्वनियों को ही स्थान दिया है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के अ और आ स्वर कैसे स्वर हैं? तालव्य है, मूर्धन्य, ओष्ठ्य या फिर कंठ्य? तो अ और आ ये कंठ्य स्वर हैं। ठीक, क्योंकि देखिए कंठ्य जो स्वर हैं अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह और आह ये कंठ्य में आते हैं। फिर तालव्य में आप देख सकते हैं, दंत्य में, ओष्ठ्य में, मूल स्वर, संयुक्त स्वर जितने भी हैं हमारे, सभी स्वर कैसे होते हैं भाई? दीर्घ होते हैं या घोष, महाप्राण या अल्पप्राण? तो सभी स्वर जितने भी स्वर हैं वो हैं अल्पप्राण, क्योंकि अल्पप्राण में मुख विवर से हमारी कम वायु बाहर निकलती है। ठीक है, और स्वरों के साथ ही व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवां वर्ण भी अल्पप्राण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? श, श, स या फिर ह? तो ह घोष महाप्राण है। ठीक, क्योंकि घोष या सघोष ऐसी ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। प्रत्येक वर्ग का क, च, ट, त, प ये प्रत्येक वर्ग है ना, इनका तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सारे स्वर वर्ण और य, र, ल, व और ह ये सारे वर्ण कैसे हैं? घोष महाप्राण हैं। ठीक है, घोष या सघोष ध्वनियां हैं और महाप्राण में थोड़ा ज्यादा वायु निकलती है जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं तो। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। ध्वनियां, संशोधन, संयुक्त या गणतंत्र? तो यहाँ पे जो संयुक्त शब्द लिखा हुआ है उसी में उचित अनुस्वार का प्रयोग हुआ हमें दिख रहा है। ठीक, क्योंकि यह स्वर के बाद आने वाले व्यंजन होते हैं जो अनुस्वार होते हैं जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। इसी तरह से हम और भी शब्द बना सकते हैं इस अनुस्वार के प्रयोग से। भाषा की सार्थक लघुतम इकाई कौन सी है? तो भाषा की सार्थक लघुतम इकाई है शब्द। राइट। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चारण के आधार पर छ ध्वनि कैसी ध्वनि है? ओष्ठ्य, दंतोष्ठ्य, तालव्य या फिर जिह्वा मूल्य? तो छ ध्वनि एक तालव्य ध्वनि है और उच्चारण स्थान देखिए यहाँ पर कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य है ना, ये उच्चारण स्थान रहते हैं। तो प्रत्येक वर्ग में कौन कौन से कितने 5 वर्ग आते हैं आपको पता ही है। ठीक, क से लेके म तक इनको, इन वर्णों को वर्गों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं ये। साथ ही ड और ढ जो क्षिप्त व्यंजन है उनको भी इनके साथ रखा गया है और साथ ही जितने भी स्वर रहते हैं जो जिनका उच्चारण स्थान सेम रहता है हम उस पर बात करेंगे यहाँ पर। और इन्हें याद रखने के ये सूत्र देखिए, जैसे जितने भी कंठ्य ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठ है उन्हें आप इस सूत्र से याद रख सकते हैं, अकुह विसर्ज्य नाम। इसमें अ, आ और विसर्ग तथा क वर्ग एवं ह वर्ण आते हैं। अकुहा विसर्ज्य नाम, यह याद रखने का सूत्र है कंठ्य उच्चारण ध्वनियों को। तालव्य ध्वनियों को याद रखने का सूत्र है इचु येषा नाम तालुहु, यानी कि ई तथा च वर्ग एवं य और श इसके अंतर्गत आते हैं। मूर्धन्य श, मूर्धन्य से उच्चारित होने वाली प्रत्येक ध्वनियों को याद रखने का सूत्र है ऋतु रसा नाम मूर्धा, यानी कि री तथा ट वर्ग एवं र। दंत्य ध्वनियों का उच्चारण स्थान है और इसे याद रखने का सूत्र है ऋतु लसा नाम दंतः, यानी कि त वर्ग एवं ल और स। त वर्ग में जितने भी वर्ण हैं त, थ, द, ध, न और इसके साथ ही ल और स। ठीक है, ऋतु लसा नाम दंतः, ये दंत्य उच्चारण ध्वनियों को याद रखने का सूत्र है। और ओष्ठ्य ध्वनियों को याद रखने का सूत्र देखिए, उपो पधा मानीय या नाम ओष्ठो हो।
यानी कि इसमें उ, ऊ तथा प वर्ग के सभी वर्ण आते हैं। तो ये अच्छे सूत्र हैं, आप इनकी सहायता से याद रख सकते हैं इन उच्चारित होने वाली वर्गीय ध्वनियों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन कौन सा है? च, ज, छ या फिर ठ? तो स्पर्श लेकिन संघर्षी महाप्राण पूछा है तो छ है, क्योंकि दिए गए विकल्पों के मुकाबले छ कहने में थोड़ा ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है ना, थोड़ी सी जिह्वा आपस में स्पर्श करती है ज़्यादा, तो इसीलिए छ होगा। और भी स्पर्श संघर्षी व्यंजन है जैसे कि च, छ, ज, झ, ठीक, लेकिन झ में या फिर छ में ज़्यादा हमें अपनी मुख विवर से ध्वनि निकालनी पड़ती है और थोड़ा सा ज़्यादा इसमें संघर्ष लगता है। निम्नलिखित में कंठोष्ठीय ध्वनि है अ, इ, उ या फिर ओ। तो कंठोष्ठीय ध्वनि तो ओ है, आपको पता ही है ना, क्योंकि जितने भी स्वर हैं देखिए वे उनके उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि कंठ अ, आ, आहा, और व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग और ह। तो ये बार बार ये बॉक्सेस बना के आपके सामने अच्छे से रखे गए हैं ताकि आप इनको अच्छे से समझ सके। हिंदी शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? पकवान, द्वार, त्राटक या क्षमा? तो क्षमा शब्द सबसे पहले आएगा, क्योंकि देखिए क्षमा, फिर उसके बाद त्राटक, फिर द्वार, फिर पकवान, ये इसका सही क्रम रहेगा। राइट। इन प्रश्नों को मैं पहले भी आपको मिल जाएगी ये वीडियो, लेकिन मैं दोबारा से रिवाइज के तौर पर रख रही हूँ ये वीडियो। अदरवाइज हम नेक्स्ट कड़ी में कारक चिन्हों से आगे के प्रश्नों को करेंगे, क्योंकि कारक चिन्ह तक शायद वहाँ तक हमने देख लिए थे ये, और कारक चिन्ह से लेकर जितने भी आगे को तमाम प्रश्न बनते हैं हिंदी वर्णमाला से, उन प्रश्नों को हम नेक्स्ट कड़ी में डिस्कस करेंगे। शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है? कंठस्थ, कमल, कलई, कलंक? कमल, कंठस्थ, कलई या फिर कलंक? तो ABCD में से कौन से यहाँ पर विकल्प में सही क्रम होगा? तो विकल्प सी में देखिए, सबसे पहले कंठस्थ, फिर कमल, फिर कलंक, फिर कलई। राइट। शब्दकोश की दृष्टि से ही शब्दों का सही क्रम यहाँ पर भी बताना है। तो विकल्प ए होगा यहाँ पर उत्कंठा, उत्क्षिप्त, उद्योग और उद्वेग। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? तो शब्द होगी, है ना। शब्द ऐसी ध्वनि है जो सार्थक ध्वनि होती है, जो कोई ना कोई अर्थ रखती है, उचित अर्थ रखती है। तो मैंने कहा भी था कि यदि आपसे पूछा जाएगा कि भाषा की सबसे लघुतम इकाई कौन है, तब आएगा आपके पास ध्वनि या वर्ण। लेकिन यदि पूछा जाएगा कि भाषा की सबसे लघुतम सार्थक इकाई कौन सी है, तब आएगा शब्द। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर या वर्ग के तृतीयाक्षर या वर्ग का चौथा व्यंजन या वर्ग का पंचमाक्षर? तो प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर ही अनुनासिक वर्ण होता है या व्यंजन होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है अंग, य, न और म। हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनियाँ कौन सी हैं या कौन सी है दिए गए विकल्पों में? भ, ठ, थ या फिर ह? तो देखिए भ यहाँ पर स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनि है। यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा बड़े अच्छे से, ठीक है, इस चार्ट में कि कौन सी अल्पप्राण और साथ में अघोष हैं। महाप्राण अघोष, अल्पप्राण घोष और महाप्राण घोष के अंतर्गत आती हैं। इनके उच्चारण स्थानों से लेके अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, सारा का सारा ये चार्ट यहाँ पर दिया गया है अच्छे से। आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। राइट, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत स्वर है? आ, औ, ई या फिर ऐ? तो जो छोटी ई है वो संवृत स्वर है। अब देखिए
मुख विवर के खुलने के आधार पर ही स्वरों को 4 ध्वनियों में बांटा गया है। जैसे कि जो विवृत ओपन ध्वनियां होती हैं वे हैं आ। अर्ध विवृत यानी कि हाफ ओपन, उसमें आएंगे आपके अ, ऐ, ओ और औ। और संवृत में यानी कि क्लोज जो ध्वनियां रहेंगी वो होंगी ई, उ, ऊ। और अर्ध संवृत में हाफ क्लोज यानी कि ए और औ। तो ये भी अक्सर पूछे जाते हैं कि विकल्प दिए जाएंगे कि बताइए इनमें से अर्ध संवृत कौन सी है या फिर विवृत ध्वनि कौन सी है। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं बताना है। च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, प, फ, ब, भ या त, थ, द, ध। तो हिंदी की जो मूर्धन्य ध्वनियां कहलाती हैं वे ट वर्ग की ध्वनियां कहलाती हैं, ट, ठ, ड, ढ। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है, कौन सी? च में, प में, भ में या फिर म में। तो च में ओष्ठ ध्वनि नहीं है क्योंकि यह तो तालव्य ध्वनि है, जबकि प, फ, ब, भ, ये म, ये सारी की सारी ओष्ठ ध्वनियां आती है ना, प वर्ग के सारे ओष्ठ ध्वनियों में आते हैं। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं भाई? वर्ण समरूप यानी कि ग्रीफिम, रूप या शब्द। तो मात्रा स्वर को कहते हैं ग्रीफिम यानी कि समरूप। ठीक है, हिंदी में कुल 11 स्वर हैं जिनकी 10 मात्राएं हैं। अ की तो कोई मात्रा नहीं है। ठीक, प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा? नया, प्रागैतिहासिक, पुराना या अर्वाचीन। तो प्राचीन का विलोम शब्द अर्वाचीन रहेगा, विकल्प डी। जबकि पुराना नया का विलोम शब्द होता है। ठीक है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होगा इनमें से? दंत्य, ओष्ठ्य, तालव्य या वर्स्य। तो देखिए छ ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य ही रहेगा। और उच्चारण स्थान तो आपको पता ही है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट द न्यू थिंग दैट वर्स्य ध्वनियाँ स, र, ल, ज, ये सारी वर्स्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। आपने याद रखना, स, र, ल और ज। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तालव्य ध्वनि है? च, प, ल या फिर ह। तो च एक तालव्य ध्वनि है क्योंकि देखिए च वर्ग के जितने भी व्यंजन है ना वे तालव्य ध्वनि में के अंतर्गत आते हैं। इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? आ, छोटी ई, बड़ी ई या फिर अ। तो पश्च स्वर होगा आ। ठीक है, पीछे वाला भाग, जब भी हम आ का उच्चारण करते हैं तो थोड़ा पीछे वाला हमारे जिह्वा का भाग टच होता है। तो अग्र स्वर में अगर देखा जाए तो अग्र स्वर में आएंगी छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। मध्य स्वर में सिर्फ अ आएगा और पश्च स्वर में आ, उ, ओ और ओ आएगा। ठीक है, तो अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, इनका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। हिंदी में कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? के, च, ट या फिर औ। तो देखिए दी गई ध्वनियों में से के संयुक्त व्यंजन है क्योंकि इस संयुक्त व्यंजन में दो ऐसे व्यंजनों का मेल होता है जिसमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। ठीक, तो यहां पर सही विकल्प होगा विकल्प ए, क्य। इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? ग, घ, ड, ढ, प, फ या फिर द, ध। तो प और फ। ठीक, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन यानी कि श, श, स, ये अघोष व्यंजन है। प और फ यानी कि ये प वर्ग के प्रथम एवं द्वितीय व्यंजन हैं, अतः ये भी अघोष ही कहलाए जाएंगे। देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में एक नाम गलत है, ब्राह्मी, खरोष्टी, शारदा या कुटिला। तो देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा आपका यहाँ पर दिया गया है कि ब्राह्मी लिपि से ही समस्त लिपियों का विकास वैसे माना जाता है। जैसे कि ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि, फिर गुप्त लिपि से कुटिल लिपि का विकास हुआ और कुटिल लिपि से फिर देवनागरी लिपि और शारदा लिपि हमारे सामने आई। तो आयोग के अनुसार इस जो यहाँ पर दिया गया है इस प्रश्न को सही नहीं माना गया होगा, लेकिन यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से देवनागरी लिपि और शारदा लिपि ब्राह्मी, गुप्त लिपि और कुटिल लिपि से होते हुए हमारे सामने आई है। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सुमेलित है? ग अघोष ध्वनि है, फ अल्पप्राण ध्वनि है, श ऊष्म ध्वनि है और ठ सघोष ध्वनि है। तो विकल्प स। ठीक है, विकल्प सी यानी कि स एक ऊष्म सुमेलित ध्वनि है। देखिए, क्योंकि आपको पता होगा कि ऊष्म ध्वनियों में
स ह, ये सब आते हैं ना 4 वर्ण, तो इसीलिए स ऊष्म सुमेलित ध्वनि है यहाँ पर। जबकि ग घोष है, यहाँ पे अघोष गलत लिखा है, और फ महाप्राण है, ठीक है, और ठ जो है यह अघोष ध्वनि है। बस ये थोड़ा सा आपके सामने एक रिव्यू था रिवीजन का। आगे से मैं कारक चिन्हों से लेकर आगे ये प्रश्न हम डिस्कस करेंगे व्याकरण के तहत, और इसकी 1-2 वीडियोस आपकी प्लेलिस्ट में पड़ी हैं, आप वहाँ से इनको देख सकते हैं, ठीक है।